नमस्कार। सत्ता सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, जमीन पर लोगों के बीच जीती और हारी जाती है। आज हम इसी बात को समझेंगे अरुणाचल प्रदेश के एक खास निर्वाचन क्षेत्र ओलोंग ईस्ट की कहानी के जरिए। देखते हैं कि वहां राजनीति की हवा कैसे और क्यों बदली। तो हमारी कहानी का केंद्र है अरुणाचल प्रदेश का ओलोंग ईस्ट। ये एक ऐसा इलाका है जिसकी अपनी एक अलग पहचान है, अपने अलग राजनीतिक समीकरण हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इस क्षेत्र की लगभग 79% आबादी अनुसूचित जनजाति से है। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये यहाँ की पूरी राजनीति की बुनियाद है। यहाँ के मुद्दे, पहचान, सब कुछ इसी सामाजिक ताने बाने से बुना हुआ है। तो चाहिए इसी ताने बाने को और करीब से देखते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। पहले देखेंगे कि फैसला क्या आया, फिर उस फैसले के पीछे की वजह यानी पतन को समझेंगे। इसके बाद कमजोरियों पर नजर डालेंगे और फिर देखेंगे कि वापसी का खाका क्या हो सकता है और आखिर में इन सबसे क्या बड़ा दृष्टिकोण सामने आता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फैसले की। 2024 के चुनाव में जो आंकड़े सामने आए वो क्या कहते हैं। पहला आंकड़ा 63.39%। ये बीजेपी के उम्मीदवार केंटो जिनी का वोट शेयर था, मतलब एक तरफा और निर्णायक जीत। दूसरा आंकड़ा 3158। ये जीत का मार्जिन था अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंदी पीपीए के उम्मीदवार से। इतना बड़ा अंतर पाटना किसी भी चुनाव में बहुत मुश्किल होता है। और अब वो आंकड़ा जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, 0। ये 2024 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जीती हुई सीटों की संख्या है। सोचिए, एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ एक दशक पहले तक यहीं से जीती थी। तो जब हम इन नतीजों को एक साथ देखते हैं तो साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक चुनाव में मिली हार नहीं थी। ये एक बड़ी राजनीतिक शक्ति का अपने ही गढ़ से एक तरह से सफाया हो जाना था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे। कोई भी राजनीतिक ताकत जो किसी जगह पर इतनी मजबूत हो, वो अचानक से यूं कैसे बिखर सकती है। इस पतन को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा इतिहास में। देखिए, ये टाइमलाइन अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। 1990 में कांग्रेस 54% वोट शेयर के साथ मजबूती से खड़ी थी। 2009 तक भी वो 53% पर थी, लेकिन 2014 में ये घटकर 45% पे आ गई और फिर 2024 में सीधा 0। दूसरी तरफ बीजेपी को देखिए, 2004 में 46% पर थी और 2024 आते आते 63% के पार। ये महज आंकड़े नहीं हैं, ये 3 दशकों में बदलते राजनीतिक समीकरण की तस्वीर है। और देखिए, इस पतन के संकेत 2024 से पहले ही मिलने शुरू हो गए थे। 2019 में बीजेपी के केंटो जिनी यहां से निर्विरोध मतलब अनअपोज्ड चुने गए थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल था। जब कोई पार्टी अपने गढ़ में उम्मीदवार तक ना खड़ा कर पाए तो ये साफ इशारा होता है कि जमीनी संगठन पूरी तरह से टूट चुका है। और यहीं पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अहमियत समझ आती है। संविधान हमें एक गरिमापूर्ण जीवन और अपनी बात रखने का हक देता है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। जब विकल्प ही ना हो तो मतदाता की पसंद सीमित हो जाती है, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है, वापसी कैसे हो। इसके लिए जरूरी है कि पहले अपनी ताकत और कमजोरियों का मतलब स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का एक ईमानदार विश्लेषण किया जाए। अगर ताकत की बात करें तो पार्टी की एक विरासत है, एक ब्रांड है जिसे लोग आज भी पहचानते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन भी मौजूद हैं। लेकिन कमजोरी देखिए, जमीनी स्तर पर संगठन लगभग खत्म हो चुका है, एक ऑर्गेनाइजेशनल वॉइड है और कोई ऐसा बड़ा स्थानीय चेहरा भी नहीं है जो पार्टी को आगे ले जा सके। अब बाहरी फैक्टर्स को देखें, मौके भी हैं और खतरे भी। मौका ये है कि हो सकता है मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों में कुछ नाराजगी हो, एंटी इनकम्बेंसी हो और 79% आदिवासी आबादी के मुद्दों पर फोकस करके एक नैरेटिव बनाया जा सकता है। लेकिन खतरा क्या है? बीजेपी राज्य और केंद्र दोनों जगह सत्ता में है और एनपीपी या पीपीए जैसी क्षेत्रीय पार्टियां विपक्ष के वोटों को और बांट सकती हैं। तो इस पूरी स्थिति को देखते हुए सवाल ये है कि वापसी का ठोस प्लान, एक ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है। चलिए अब उस खाके पर बात करते हैं। ये एक D90 यानी चुनाव से 90 दिन पहले शुरू होने वाली स्ट्रैटेजी है। D90 पर सबसे पहले हार का विश्लेषण करना और लोकल कमिटियों को फिर से एक्टिवेट करना। D60 तक एक मजबूत स्थानीय उम्मीदवार तय करना। D30 पर लोगों के मुद्दों पर आधारित मैनिफेस्टो जारी करना और घर घर पहुंचना।
D15 तक डिजिटल प्रचार तेज करना, D7 पर रैलियां और बूथ मैनेजमेंट की तैयारी और आखिर में D0 यानी चुनाव के दिन वोटरों को बूथ तक लाना। ये एक पूरी तरह से सिस्टमैटिक प्लान है। और ये पूरी रणनीति किन मुद्दों पर आधारित होनी चाहिए? लोगों की असल समस्याओं पर, जैसे सड़क और पुल की कनेक्टिविटी, युवाओं के लिए बेरोजगारी का मुद्दा, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं और गांव में बिजली की समस्या। यही वो मुद्दे हैं जो लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। और आज के ज़माने में ज़मीनी काम के साथ साथ एक स्मार्ट डिजिटल रणनीति भी उतनी ही ज़रूरी है, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाकर सही जानकारी पहुंचाना और अफवाहों को रोकना, स्थानीय भाषा में इंस्टाग्राम रील्स बनाकर उम्मीदवार की कहानी लोगों तक पहुंचाना, और एक ऐसी टीम तैयार करना जो सोशल मीडिया पर चल रही गलत जानकारी का तुरंत जवाब दे सके। तो ये पूरा विश्लेषण, ये खाका, ये सब हमें एक बड़े विचार की ओर ले जाता है, सिर्फ चुनाव जीतने से भी आगे। हमने अभी जो ये पूरा विश्लेषण किया, इसे प्सिफोलॉजी कहते हैं, मतलब चुनाव का वैज्ञानिक अध्ययन। इसका मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि कौन जीता या हारा, इसका मकसद है डेटा की मदद से ये समझना कि कोई नतीजा क्यों आया और उस समझ के आधार पर भविष्य के लिए एक बेहतर रणनीति कैसे बनाई जा सकती है। और इस तरह के डेटा आधारित विश्लेषण में लोगों की निजता और सहमति का सम्मान करना बेहद जरूरी है, जैसा कि भारत के डीपीडीपी कानून में भी कहा गया है। हर वोटर का डेटा उनकी सहमति से और सिर्फ सही मकसद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये भरोसे की बुनियाद है। तो अलोंग ईस्ट की ये केस स्टडी हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि क्या एक मजबूत राजनीतिक लहर के सामने डेटा पर आधारित जमीन से जुड़ी हुई एक सिस्टमैटिक रणनीति, क्या वो एक राजनीतिक संगठन को फिर से खड़ा कर सकती है? इस सवाल का जवाब शायद आने वाले वक्त में भारतीय राजनीति की दिशा तय करेगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 008042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।